नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। औरैया में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद का विवादित बयान सामने आया, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। कहा कि 24 के चुनाव में अगर भाजपा वाले ओबीसी एससी की बस्तियों में जाएंगे तो लोग टूटा हुआ जूता चप्पल इकट्ठा कर चुके हैं। अगर ये भाजपा वाले ओबीसी एसटी के नेता हमारी बस्तियों में जाते हैं, इनकी जूता चप्पलों से पिटाई कर इनका स्वागत किया जाएगा। विरोधी पार्टी की मदद करने वालों जो कि आरक्षण का खुलेआम डकैती की जा रही है, हमारी हथबारी की जा रही है, मंडल कमीशन को ध्वस्त किया जा रहा है, तो और इनके मुंह में दही जमी हुई है, ये चुप्पी साधी हुई है। तो ऐसे गूंगे बहरे गंधहीन फूलों की जरूरत बहुजन वर्ग को नहीं है। 2024 के चुनाव में अगर यह ओबीसी एससी की बस्तियों में जाएंगे तो जो लोग माला फूल पहनाकर स्वागत करते थे, टूटा जूता चप्पल इस समय इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर ये भाजपा वाले ओबीसी एससी के नेता हमारी बस्तियों में आएंगे तो इनकी जूता चप्पल से पिटाई करके, लतवाही कुटवाई करके इनका स्वागत करेंगे। गैरवाबी मामले में फैसला सुनाने वाले पूर्व जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने कहा है कि केस का फैसला पूरी तरीके से सत्यता और पारदर्शिता पर आधारित है। 31 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला देकर रिटायर होने के बाद जिला जज ए.के. विश्वेश ने कैमरे के सामने अपने फैसले पर अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। न्यायिक सेवा में है, जुडिशियल सर्विस में है। जुडिशियल सर्विस में रहते हुए मैंने 31 तारीख को अवकाश ग्रहण किया है। तो उस समय जो भी, जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया। और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृत्तांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करे और उचित हो, और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए किए। उधर बांदा जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 9 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में मोटरसाइकिल वाहन संबंधी तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो विद्युत की हो या फिर अन्य मामलों की हो, उन तमाम मामलों का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 9 फरवरी से किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए जिला जज ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उधर बाराबंकी जिले से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पर 685 बच्चों में एक ही अध्यापक तैनात है, यानी 685 बच्चों का भविष्य तय करने के लिए महज एक अकेला मास्टर। कस्बा इचौली प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है, जहां 6 महीने पहले यहां पर तैनात रहे एक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया था। तब से इचौली प्राथमिक विद्यालय में आलोक शर्मा अकेले ही 685 बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने इसे मुश्किल काम तो बताया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका निर्वहन करना भी जरूरी है। बाराबंकी जिले के कस्बा इचौली में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां पर बच्चे तो लमसम 700 हैं, लेकिन अध्यापक एक ही है जिसका नाम है आलोक शर्मा। और 700 बच्चों पर कैसे एक अध्यापक पढ़ाता होगा, कैसे हाजिरी भरता होगा, कैसे बच्चों को मिड डे मील खिलाता होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। जबकि सरकार का मानक है कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन यहाँ लमसम 700 बच्चे हैं और अध्यापक एक है। कैसे पढ़ाई होगी, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। प्राइम टीवी के लिए लक्ष्मण तिवारी, बाराबंकी।
उधर मऊ परिवहन विभाग रोड इंस्पेक्टर प्रदीप गौतम ने अभद्र व्यवहार के खिलाफ जिले भर के पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया। पत्रकारों के धरने को देखते हुए परिवहन मंत्री ने आरआई के खिलाफ जांच का आदेश जारी किया। उन्होंने ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सुपुर्द की है। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले आरआई ने पत्रकारों को भिख मंगा कह दिया था। इस बात से पत्रकार काफी आहत हुए थे। यही वजह है कि वो लगातार आरआई के निलंबन की मांग कर रहे हैं। ये सूचना मिली कि आरटीओ कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी के द्वारा हमारे एक मीडिया साथी के साथ में कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया गया जो कहीं से भी संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर नहीं था। तो इसके कारण यहाँ आप सभी लोग उपस्थित रहे। शिकायती पत्र जो सौंपा गया है तो यथासंभव यथाशीघ्र इसकी जांच करा के जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसको संपन्न कराया जाएगा। तो क्या पत्रकारों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, पत्रकार लोगों को न्याय दिलाने का जरिया है, तो वो न्याय से कैसे वंचित रह सकते। उधर बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी और रुपए लेकर सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं को पास कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 8 मेंबर्स और 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए जालसाजों के कब्जे से 37 परीक्षा एडमिट कार्ड, 7 एप्लीकेशन, मोहर, स्कैनर, 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये गैंग रुपए लेकर फर्जी एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्रों में फर्जी तरीके से अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाते थे। परीक्षा पास करवाने के एवज में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले जाते थे। वहीं गिरफ्तार राजकुमार, सोनू, नवनीत और गौरव का पिछला भी है रिकॉर्ड और इसी को लेकर अब गिरफ्तारी के बाद हिस्ट्री शीट भी निकाली जा रही है और साथ ही साथ इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और फर्जी जो प्रवेश पत्र बनाते थे उसके माध्यम से ये कैंडिडेट की एंट्री कराते थे। तो सर लगभग कितने पैसे लेकर के परीक्षा पास कराए? तकरीबन ये शुरुआत में जो है 2 लाख से लेके 6 लाख तक, जब फाइनल सिलेक्शन तक ये इतनी धनराशि की उगाही करते थे। हम आगामी जो परीक्षा होने वाली है 17 और 18 तारीख की, तो उसमें हमने अपनी टीम लगा रखी है। सभी जहाँ जहाँ हमारे परीक्षा होने वाले उस सेंटर्स के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी रख रहे हैं। हम ऐसे जो साल्वर गैंग जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से रहा हो इस पूरे जनपद और आसपास का, उनको हम अपनी निगरानी में रखे हैं ताकि हम परीक्षा को सही ढंग से सकुशल संपन्न करा सकें। हमीरपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बेवार थाना इलाके के पारा गांव में सगे भाई बहन को बंधक बनाकर मौत के घाट उतारने की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी सहित 3 थानों की पुलिस फोर्स मौका वारदात पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू करती है। इनका मर्डर हुआ दोनों को। किस किस का मर्डर हुआ? किशन दत्त, केसकली। ये दोनों कौन थे? बहन भाई। क्या मकसद रहा मर्डर की? अब मर्डर का मकसद तो किसी को पता नहीं। बहुत सज्जन आदमी थे, सीधे साधे थे और ऐसा शायद पूरे गांव में कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि घटना हुई तो क्यों और किसने की। कैसे पता चला कि इनका मर्डर? दयाराम यादव की घरवाली छज्जे से सूरज भगवान को पानी डाल रही थी, तो उसने देखा वहाँ आंगन में पड़ा हुआ था, तो उसने आवाज लगाई। आवाज लगाने पर नहीं बोले तो फिर उसने बुलाया मोहल्ले वालों को। कैसे मारा गया इनको? मुंह दबे, कपड़े भिड़े हैं दोनों को, हमने देखा। कब की घटना है? अब ये घटना रात की होगी, अनुमान लगाया जा सकता है कि रात की होगी। दिनांक 8/2/2024 को थाना व्यवहार में पारा गांव के प्रधान के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीबन 65 साल है, नाम कृष्णदत्त सोनी, और उनकी सगी बहन जिनकी उम्र करीबन 60 साल है, केशकली, इन दोनों की बॉडीज घर में मिली है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। दोनों की बॉडीज मृत अवस्था में थी। शरीर पर कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, इसलिए मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है। थाने स्तर पे और जनपद स्तर पे सर्विलांस और एसओजी टीम का गठन कर दिया गया है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा और इनके परिवारजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर शाहजहांपुर जिले के 4 विकास खंडों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी पीपी श्रीवास्तव ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत
MDA 10 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक जनपद के 4 ब्लॉकों में अर्बन, भावलखेड़ा, जलालाबाद, मिर्जापुर में चलाया जाएगा। इनमें कुल 11.5 लाख जनसंख्या को आच्छादित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 934 टीमों और 156 सुपरवाइजर्स को भी लगाया गया है। मथुरा में नगर निगम की टीम ने सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें वृंदावन जोन में कार्यरत 250 कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किया गया। अपर नगर आयुक्त रामजी लाल और संयुक्त नगर आयुक्त मयंक यादव ने इन कर्मचारियों को उपकरण देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पेप्सिको इंडिया ने आगे बढ़कर सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस दौरान नगर निगम के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मथुरा के थाना जमनापार इलाके से गायब नाबालिग का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। शव बरामदगी के 1 महीने बाद अब जाकर आरोपी के नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल नाबालिग प्रेमी बालिका से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसका जब बालिका ने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को यमुना में फेंक दिया गया। जमनापार पर 22 दिसंबर को एक 13 वर्षीय बच्ची के गायब होने की सूचना उनके परिजनों ने दी थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो गायब बच्ची थी उसकी तलाश शुरू करा दी गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो नहीं मिल रही थी और इसी बीच 2 जनवरी को थाना सदर क्षेत्र में यमुना जी के धारा के बीच में किसी एक टापू के पास एक नाविक को एक डेड बॉडी की उसको डेड बॉडी दिखी तो उसने लोकल थाने पे थाना सदर पे सूचना दी। सभी टीमें तुरंत एक्टिव हुई और इसमें मृतका की पहचान हुई। उधर आगरा में कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का उत्सव कहे जाने वाले ताज महोत्सव में अब चंद रोज ही बचे हैं। आपको बता दें कि शिल्प ग्राम में 17 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव का आयोजन होगा, जहां बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी, जावेद अली और तुलसी कुमार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों पर सुरों का जादू चलाएंगे। गौरतलब है कि महोत्सव आयोजन समिति ने वीकेंड में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों और दर्शकों की भीड़ को देखते हुए शिल्पग्राम में 17 फरवरी से ही मुख्य मंच पर प्रस्तुतियां कराने का फैसला लिया है। वर्ष किया जाता है और जो इस वर्ष का ताज महोत्सव है 17 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स, नए आयाम लेकर ये इस बार ताज महोत्सव आ रहा है। इसमें इस बार नई शुरुआत करते हुए हर तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें कई नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। एक मुख्य अट्रैक्शन इस बार इसमें जो 6 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल फेम के जो ग्रुप्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो 16 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें फीमेल्स को और एम्पावरमेंट के परिप्रेक्ष्य में और उनको अधिक से अधिक संख्या में जोड़। बागपत में एक्सप्रेस वे पर दौड़ते ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहीं किसी तरीके से ट्रक चालक ने कूदकर ट्रक से अपनी जान बचाई। पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली इलाके के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर बासी कट के समीप का है, जहां गाजियाबाद से लोनी के लिए जा रहा ट्रक अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की चपेट में आ गया। ट्रक में अचानक लगी आग से ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर फाइटर की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया है। अमरोहा के आदमपुर में डंपर की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि आदमपुर थाना इलाके के गांव चंदन कोटा के निवासी दिनेश बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान डंपर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर परिजनों के साथ ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार वालों की तहरीर पर आगे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मेरे भाई की मौत होगी, इससे एक्सीडेंट पुलिस वाले जबरदस्ती ट्रक लेकर जा रहे हैं। कैसे हुई? कैसे रास्ता तंग है, मार्केट वालों ने तंग कर रहा रास्ता, उसकी वजह से मोटरसाइकिल रोड पे पलट गई। मोटरसाइकिल खड़ी रहती है 10-20 लैंड बार, इस मार्केट की वजह से मेरे भैया की मौत हो गई।
तब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ट्रक नहीं जाने देंगे, हम पुलिस वाले जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। वो कहाँ तुम्हारे भाई कहाँ? भाई अभी आए भी नहीं है, कहीं बाहर लेके गए, ट्रक पहले लेके जा रहे हैं। मौत हो गई? मौत हो गई जी, मौके पे हुई? बिल्कुल ले मौके जाते पे हो गई। मौके पे। नाम क्या उनका? दिनेश। उधर फिरोजाबाद के जसराना इलाके में योगी सरकार के निर्देश के बाद भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक 1 की ग्राम पंचायत नगलागवे में पेंशन समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक और तहसील के हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता। आलम यह है कि लाखों की लागत से बना हुआ ग्राम सचिवालय आज धूल फांक रहा है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। और इस वक्त बड़ी खबर सीतापुर से आ रही, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। खेत में भीषण आग लगी है। सीतापुर में गन्ने के खेत में यह भीषण आग लगी है और हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से ये आग का मामला सामने आया है। सीतापुर से यह बड़ी खबर। रामकोट थाना इलाका अंतर्गत लिलसी गांव का यह पूरा मामला है। रामकोट थाना इलाके के लिलसी गांव में ये खेत है जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है और तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किसी तरीके से आग को बुझाने के लिए प्रयास करता हुआ, लगातार कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। रामकोट थाना इलाके के लिलसी गांव का ये पूरा मामला। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन खबरें प्राइम टीवी पर लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।